कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाया हो, ये आरोप आप लगा रहे हैं। तो आप तथ्य नहीं जानते, आपके पास सत्य नहीं है, आप मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं, जिससे ये साबित हो गया कि एक भी प्रत्याशी बाहर का नहीं है हमारे वालों में। बीजेपी जबकि एक नारा लगा कि नारा 400 पार का और उम्मीदवार उधार का। नमस्कार, ITV 24 देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो है 7 चरण पूरे हो चुके हैं। आज अंतिम चरण के वोटिंग जो पोल होनी थी वो हो चुकी है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 25 मई को वोट पोल हो चुकी है। 10 की 10 लोकसभा जो सीट है उन पर चुनाव हो चुके हैं। अब इन चुनावों के बाद जो तमाम दल है, तमाम पार्टियां हैं, वो अपने अपने दावे कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अगर भाजपा की बात करें, भाजपा के जो नेता है वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 की 10 जो लोकसभा सीट है वो भाजपा की झोली में आने वाली है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 की 10 जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में आ रही है। तो आज हमारे साथ जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं और साथ में है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रोड जी। तो आज सबसे बड़ा विश्लेषण हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर करने वाले हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपको, आपके सभी दर्शकों को, और सुरेश रोड जी जो मेरे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र पुंडरी से आते हैं, सुरेश रोड जी को भी राम राम। राम राम जी, राम राम चौहान साहब। वीरेंद्र जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ये दावे कर रही है कि 10 की 10 सीट जो है दोबारा, क्योंकि 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा की झोली में आई थी, और अब कहीं ना कहीं फिर से नेता ये दावे कर रहे हैं कि दोबारा से 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा जीत रही है। तो कितनी इसमें सत्यता आपको नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक आप भी विश्लेषण कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही है हर लोकसभा पे, तो कहां तक आप सत्यता लग रही है इसमें? देखिए, जब चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल उतरता है तो जीतने के लिए चुनाव लड़ता है साधारणतया, अनटिल एंड अनलेस कोई मिलीभगत ना हो रही हो, कोई नूरा कुश्ती ना हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी मिलीभगत की राजनीति करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती में, राजनीतिक नूरा कुश्ती में यकीन करती नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई लक्ष्य निर्धारित करती है और उस लक्ष्य के हिसाब से अपने कार्यकर्ता को, अपनी टीम को, अपनी सारी ऊर्जा को निवेशित करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए 400 पार एनडीए का आंकड़ा जाए और 370 सीटें उस भारतीय जनता पार्टी को मिले, 370 कमल उस भारतीय जनता पार्टी के खिले जिसने अनुच्छेद 370 नामक संवैधानिक कलंक से देश को मुक्ति दिलाई और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को जो है एक तरह से वास्तविक स्वरूप दिया। तो 370 कमल और शेष एनडीए की सीटें, 400 का आंकड़ा पार हो, ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा था। जब उन्होंने ये लक्ष्य रखा कंवरपाल जी, तो हरियाणा में स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम 10 की 10 सीटें जीते हुए हैं, यहाँ हम सरकार में हैं और 10 की 10 सीटें जीत करके हम फिर से नरेंद्र मोदी जी के बुके में, नरेंद्र मोदी जी के गुलदस्ते में, कमलों वाले गुलदस्ते में और एनडीए के गुलदस्ते में हम भेजें, 10 कमल हरियाणा के उसमें शुमार हों। इस लक्ष्य के साथ हमने चुनाव का जो दंगल है उसको पकड़ा, संभाला। हम चुनाव 10 की 10 सीटें जीतने के लिए लड़े। इस बीच 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। सुरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। कंवरपाल जी, पहले तो मैं आपको राम राम के बाद ये बात बताना चाहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा किया कि आज INLD और जेजेपी जो लोग हाशिए पे हैं वो डिबेट में समय वेस्ट करने के लिए आपने नहीं रखे। होना ये चाहिए। मैंने कई दिन पहले एक नेशनल चैनल पे ये बात बोली, वहां भी उनके प्रवक्ताओं को बिठा दिया जाता है, उससे टाइम वेस्ट होता है। दर्शकों को भी
उबाऊपन आ जाता है उनको देख के। और वो वोट कटुआ पार्टी हम अपनी भाषा में उनको बोलते हैं, वो आज नहीं है, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि मेरे ये बात इसलिए ध्यान में आई, चौहान साहब अभी बूथ की बात कर रहे थे, पोलिंग की बात कर रहे थे। 25 मई को हरियाणा के लोगों ने एक लोकतंत्र के महापर्व को मनाया। लोकसभा की 10 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ हरियाणा में और बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। लेकिन एक बात इस चुनाव में विशेष देखने को मिली, मैंने कई चैनलों में पहले भी ये बात कही कि ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व तो है ही है, पोलिंग तो हुई है आज पूरे हरियाणा में 10 सीटों की। इसके साथ साथ यह हरियाणा की 2 रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल आईएनएलडी और जेजेपी के लिए समापन समारोह भी साबित हुआ है। उनके टेंट की अगर एक रस्सी खुल गई, कोई बांधने वाला नहीं पाया हवा में शाम तक। अब उनके उस विषय में ज्यादा डिबेट करना ठीक नहीं, क्योंकि उनके प्रवक्ता नहीं है। कल परसों किसी डिबेट पे उन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को मैंने ये कहा, और मैंने ये भी बताया कि आज लोग समझ चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को, वोट कटुआ पार्टियों को वोट देकर सिर्फ देश का, राष्ट्र का नुकसान है। और बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां ही 19-20 के अंतर में अगर होंगी, नेक टू नेक होंगी, तभी राष्ट्र का भला है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की जी। दूसरा क्या लग रहा है 10 लोकसभा सीट? कंवरपाल जी, क्या आपने हरियाणा में कहीं ऐसी कोई वेव देखी जो कह रही हो कि नरेंद्र मोदी को हराओ, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंको, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए? क्या ऐसी लहर आपने महसूस की कहीं? देखिए, कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं आ रहा, लेकिन हरियाणा का नेतृत्व जो है उसका कहीं ना कहीं विरोध जरूर हुआ है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे, जगह जगह पर विरोध की चर्चाएं, विरोध की बातें सामने आई है। अब कंवरपाल जी, मैं यहीं पर आपको लाना चाह रहा था। आप स्वयं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कोई लहर नहीं थी। क्या आपने हरियाणा में कंवरपाल जी कहीं पर ऐसी कोई वेव देखी कि चलो नरेंद्र मोदी तो ठीक हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से अच्छे राहुल गांधी बहुत बढ़िया हैं, नरेंद्र मोदी को हटाते हैं और राहुल गांधी हमको बहुत प्रिय हैं, भूपेंद्र हुड्डा बहुत बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी की जगह भूपेंद्र हुड्डा चलेंगे, राहुल गांधी चलेंगे? आप बताइए, क्या ऐसा आपने किसी एक स्थान पर भी देखा क्या? 10 लोकसभा सीट की हमने बात की। इस पे थोड़ा सा एक बार विस्तार से आ जाते हैं। लोकसभा करनाल, जो अभी सुरेश जी आपको बता दूं कि अभी बात चल रही थी करनाल लोकसभा सीट को लेकर। करनाल लोकसभा सीट पर वोट मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने जो अपने आप को 31 वर्षीय युवा बताता था, पहली बार जो राजनीतिक चुनाव में आया है, तो उन्होंने कहाँ टक्कर दी। और क्या लग रहा है, कहीं जगह तो यह भी माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जो है चुनाव हार रहे हैं और जो बुद्धि राजा है वो चुनाव जीत रहे हैं। सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 31 वर्षीय जो नौजवान है बुद्धि राजा, वो कांग्रेस पार्टी के इलेक्टेड स्टेट के यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं, आईवाईसी प्रेसिडेंट हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय दिया कि एक संगठन को आगे किया और संगठन ही चुनाव लड़ता है। कांग्रेस पार्टी में ये नहीं है कि दिवांशु बुद्धि राजा जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ी हुई थी और हमारे तमाम नेताओं ने, और पूरी स्टेट में देखिए उन्होंने काम किया है। उनकी एक पहचान थी, यूथ का स्टेट का प्रेसिडेंट एक संगठन में अहम पद हो जाता है, और पार्टी ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया। और दूसरा ये भी इस तरीके से भी अच्छा निर्णय था कि एक यूथ को मौका दिया। तो देखिए, आने वाले टाइम में संगठन में वो पहले से थे, उनको इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आज तक क्या था, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, स्टेट के यूथ यानी आईवाईसी के प्रेसिडेंट को विधानसभा में तो मौका कई बार दिया है कांग्रेस पार्टी ने पहले भी, लेकिन हरियाणा में जहां तक मेरी जानकारी है, हरियाणा में लोकसभा में पहली बार स्टेट प्रेसिडेंट को, आईवाईसी स्टेट प्रेसिडेंट को मौका दिया गया। लेकिन बिल्कुल सुरेश जी, एक बार बात कर लेते हैं कि कहाँ ज्यादा मजबूत कांग्रेस है और कहाँ ज्यादा मजबूत भाजपा है। देखिए,
विश्लेषण है, विश्लेषण में ये बात जरूर सामने आनी चाहिए कि भाजपा कहाँ मजबूत है और कांग्रेस कहाँ मजबूत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलते हैं हम, जो मेरे पास भी व्यक्तिगत रूप से फीडबैक है कि हम या तो कांग्रेस का चुनाव रोहतक में थोड़ा उठा है या कहीं ना कहीं सिरसा में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिखती है। बाकी किसी भी सीट पर कांग्रेस उस तरह से चुनाव नहीं उठा पाई जिस तरह से चुनाव उठने पर कोई जीत के करीब जाता है। कांग्रेस पार्टी रोहतक में चुनाव लड़ रही थी और रोहतक में कांग्रेस नहीं लड़ रही थी। रोहतक में लड़ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा, यानी अपने परिवार, अपने पुत्र की राजनीति को पुख्ता करने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए। और जहां रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सियासत को, अपने परिवार और पुत्र की सियासत को बचाने, चमकाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस के अन्य खेमे वो कहीं ना कहीं इस जुगत में थे, इस जुगाड़ में थे, इस प्रयास में थे कि भाई चाहे अन्य सीटों पर कुछ भी हो जाए, लेकिन रोहतक में मूंदा मारना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक कुनबे को। तो कांग्रेस से लड़ती हुई सब जगह दिखती थी और रोहतक और सिरसा में भी एक दूसरे को निपटाने और मिटाने पर कांग्रेस लगी हुई थी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं सिरसा में भी इनका चुनाव बढ़िया लड़ा कुमारी शैलजा ने, जो वहां के लोगों ने बताया है। और वहां पर भी दूसरा खेमा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा, वो कुमारी शैलजा को निपटाने पर लगा हुआ था। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ठीक लड़ गई है वहां पर, मान लिया, लेकिन इनकी आपस की जो निपटाने, एक दूसरे को निपटाने की जो टेक्नोलॉजी है कांग्रेस के पास ही होती है, वो यही उसके विशेषज्ञ हैं। हमारे पास तो, हम तो वैसी राजनीति करते नहीं। चलिए वीरेंद्र जी आगे बढ़ते हैं। एक बार सुरेश जी से बात कर लेते हैं। सुरेश जी, दो जो लोकसभा सीट है उन पर वीरेंद्र जी का कहना है कि मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन भीतर घात के कारण वहां भी हार जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? कंवरपाल जी, बीजेपी की 3-4 दिन पहले एक समीक्षा बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद हमने खबरें, अभी तक एक न्यूज चैनल है उसके ऊपर डिबेट की थी, और उस चैनल की आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी। उसमें बताया गया था कि बीजेपी की समीक्षा बैठक में ये निष्कर्ष निकला, मीडिया से खबरें हमें मिली और हमारे को, जैसे अभी अब डिबेट में बैठे हैं तो हमारे को सुनाया गया कि 2 सीटों पे कांग्रेस क्लियर, रोहतक और सिरसा में भारी मतों से जीत रही है, ये बीजेपी कहती है। 4 सीटों पे कांग्रेस मजबूत फाइट में है, तो 6 सीट तो बीजेपी ने मान ली हमारी। ये इनकी बैठक का निष्कर्ष मीडिया चैनल्स पे आया, मैं नहीं कह रहा, ये आप खबर एक कर लेना। अच्छा, दूसरी बात मैं चौहान साहब के सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस में फूट नजर आई। कांग्रेस में कहीं फूट नहीं थी, सारे नेता एकजुट थे। फूट भी चाहे बड़ोली जी हो चाहे खट्टर साहब हो, इन्हीं आरोप लगाने शुरू करे हैं बीजेपी के लोगों पे। 5 जिलाध्यक्ष तलब किए गए हैं, ये भी न्यूज है मीडिया के द्वारा कि बीजेपी अपने 5 जिलाध्यक्षों को भीतरी घात के आरोप में निपटाना चाहती है। उन्होंने जन विरोधी कार्य किए, भ्रष्टाचार किया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन न्यूज ये है कि उन्होंने प्रत्याशियों को भी निपटाने का या बीजेपी के प्रत्याशियों की जड़ों में मट्ठा डालने का भी कार्य किया, ये बीजेपी की ये भी न्यूज है। एक इन्होंने ईवीएम और बैलेट पेपर की बात की। हम तो आरोप तब लगाते हैं ना अगर बीजेपी चूक जाती। अब तो आरोप भी चुनाव आयोग पे खट्टर साहब ने लगा दिए। बोगस वोटिंग, ये तो भी ईवीएम की तरह एक चुनाव आयोग पर सीधा आरोप है। और चुनाव आयोग पर भी क्या, चुनाव आयोग मोदी जी के अधीन है, तो सीधा केंद्र सरकार पर आरोप है। अगर आजादी के 70 साल के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री निष्पक्ष चुनाव कराने में असफल हैं, अगर ये आजादी के समय में पैदा हो जाते तो क्या होता देश का? 70 साल का सारा ढांचा बना के दे दिया। पटवारी हैं, स्कूलों में टीचर हैं, उनकी ड्यूटी लगानी है, और फिर भी आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाते। पन्ना प्रमुख आपके पास हैं, एजेंट आपके पास हैं। और मैं तो चौहान साहब से ये
सभी प्रवक्ताओं में बीजेपी के एक सभ्य प्रवक्ता है, इनसे आप पूछना कि भाई जिस बूथ पे, जैसे खट्टर साहब ने कहा, पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों में कितने बूथों पे गड़बड़ होने की शिकायत बीजेपी के लोगों ने प्रशासन को की है, चुनाव आयोग को की है, ईआरओज को किया है। हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी है, हर जिले का डिप्टी कमिश्नर। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप कितनी जो लोकसभा सीट है उस पर ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रही है? कंवरपाल जी, कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। और मेरे तो एक बात ध्यान आ गई, कांग्रेस की 9 सीटें, जो 10वीं सीट आप पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराती है। हम तो वो लोग हैं, हुड्डा साहब ने 4 दिन का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर आप पार्टी के सुशील गुप्ता जी को भी, जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, वो पाई गांव में मेरे पुंडरी हल्के में आए समय निकाल के, कितनी बड़ी बात थी। उससे पहले वो कुरुक्षेत्र में आए 2 बार, एक बार नॉमिनेशन पे आए, एक बार वैसे सभा करी कांग्रेस के। अब मैं कुछ कह सकता हूं साहब? और हाँ जी कंवरपाल जी, मुझे तो केवल इतना कहना है कि हमने तो इंडिया के प्रत्याशी को जिताने के लिए भी जी जान लगा दी कि ये लड़ाई जो है, ये नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने की लड़ाई है, और हम जी जान से इसको, आपसी मतभेद कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। ये मीडिया की या सोशल मीडिया की कोई खबर ऐसे आ जाती है तो हम उसको तो नहीं रोक पाते, वो तो मोदी जी के अधीन है। लेकिन हम ये बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले मजबूत प्रत्याशी उतारे, मेरिट पे प्रत्याशी दिए, जिससे ये साबित हो गया कि एक भी प्रत्याशी बाहर का नहीं है हमारे वालों में। बीजेपी जबकि एक नारा लगा कि नारा 400 पार का और उम्मीदवार उधार का, 6 उम्मीदवार हमारे हैं जो कांग्रेस में थके हारे निष्क्रिय लोग थे, उनको इन्होंने एमपी का लोकसभा का चुनाव लड़ा। सुरेश जी बोलते रहेंगे तो जी, चलो ठीक है जी, ओके। देखिए, जो सुरेश जी ने बिंदु उठाए हैं, पॉइंट वाइज उत्तर दूं, और आप बीच में बेहतर तरीका ये है कि एक कोई पॉइंट मैं उठाऊं तो मेरा उत्तर इनसे ले लें, और ये कोई पॉइंट उठाएं तो मुझसे सवाल कर लें आप, अच्छा बेहतर होगा, उसमें आपके दर्शकों को भी मजा आएगा। देखिए, अगर मनोहर लाल जी ने ये कहा कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने गड़बड़ की उनको 4 तारीख के बाद उनका हिसाब करेंगे, तो कौन सा अपराध कर दिया? अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने नियम कायदे तोड़कर, मर्यादा तोड़कर काम किया है, तो भाई 4 तारीख के बाद, चुनाव परिणाम के बाद उससे जवाब तलब करना वो काम है सरकार का, हम करेंगे ना। इस पर किसी को परेशान क्यों होना चाहिए? आपको क्यों परेशान होना चाहिए? कम से कम सुरेश जी, आप परेशान मत होइए, कांग्रेस को तो परेशान नहीं होना चाहिए। या तो वो इनके इशारे पर कुछ कर रहे थे तब इनको दर्द हो रहा है, तभी परेशानी में है। भाई, गलत काम करने वाला, चाहे वो हमारे पक्ष में गलत करे या आपके पक्ष में गलत करे, गलत को गलत कहना चाहिए, और गलत के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके बचाव में आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले इन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कर्मचारियों को धमकी दी, उन्होंने चुनाव में अनियमितता का आरोप लगा के धमकी नहीं दी थी। उन्होंने किसी कर्मचारी को यह नहीं कहा था कि जो चुनावी ड्यूटी पे कर्मचारी होगा, अगर उसने कोई गड़बड़ की तो उसको 4 जून के बाद देख लिया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात है तो कांग्रेस पार्टी किसी भी गड़बड़ करने वाले अधिकारी या कर्मचारी को सह नहीं देती, ये स्पष्ट है। खट्टर साहब ने तो हम उनकी जो वीडियो है जो देखी हमने मीडिया में, उसमें काफी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो शायद कोई कर्मचारियों का कोई मीटिंग थी, क्या थी, और वो तो उस मीटिंग में मतदान के लिए कह रहे हैं कि कर्मचारियों को एक तरह से तो अपने पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए धमकी दे रहे हैं कि या तो आप 4 के बाद मैं देख लूंगा, 4 तक तुम्हारा टाइम है, 4 के बाद मेरा टाइम है, क्योंकि ये 25 के बाद नहीं दी है धमकी, दुष्प्रचार हो जाएगा। ये देखिएगा, ये वीडियो देखो मीडिया में है, और ऐसा नहीं हुआ। और चौहान साहब चुनाव की उन्होंने कोई बात नहीं की, उसमें चुनाव में गड़बड़ करने वालों में तो चाहे किसी का भी हो, सरकार का दायित्व है, कांग्रेस पार्टी कभी सह नहीं देती है, बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं कांग्रेस की तरफ से। सबको अपनी बात कहने का हक है, अगर किसी की शिकायत की है तो डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाया हो,
ये आरोप आप लगा रहे हैं तो आप तथ्य नहीं जानते, आपके पास सत्य नहीं है, आप मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं। कि समय बहुत ज्यादा हो गया डिबेट में, सर्वेक्षण जो हम कर रहे हैं, अंतिम एक बात हम करें कि कितनी कांग्रेस की कितनी, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट घोषित होना है, नतीजे आने हैं, तो उसके आधार पर ही सिर्फ बात करें कि अंतिम क्या कांग्रेस की आ सकती है। कंवरपाल जी, 10 की 10 लोकसभा सीट जीत के कांग्रेस पार्टी 4 माह के बाद हरियाणा में कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की हुड्डा के नेतृत्व नई सरकार बनाने की नींव रखेंगे 4 जून को। ये रिकॉर्ड करके रख लो। हालात हरियाणा में ऐसे हो गए। बहुत दर्शक सुरेश जी, बहुत दर्शक है जो इस वीडियो को देखेंगे, तो ये कहीं मजाक ना लगे कि 10 की 10 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस तथ्यों पे आधारित बात कर रहे हैं। और मैं अपनी बात की पुष्टि करता हूं। ये चुनाव जो है, मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से एक बात बताता हूँ। 1 मिनट की बात है सिर्फ चौहान साहब, हाँ, एक मिनट की बात है। ये चुनाव 2 तरीके के एक तरह से विचारधारा, 2 तरीके की विचारधारा के लोगों के द्वारा मतदान के जरिए लड़ा गया। 2024 का आजादी के बाद ये पहला चुनाव है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, इस चुनाव में रीजनल या क्षेत्रीय पार्टियों का भी समापन समारोह कर दिया जनता ने। कई लोग ऐसे थे जो राज्यसभा में वोट नरेंद्र मोदी जी को देते थे, किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत जाए तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी 10 की 10 हार जाए, ये सहज बात होगी। कांग्रेस पार्टी, उसके मतों की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी उपस्थिति, कोई प्रभावी उपस्थिति हरियाणा के लोकसभा चुनाव में दर्ज नहीं करा पाएगी। कांग्रेस कहीं कहीं कोई एकाध टापू इनका नजर आ जाए, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, अब दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। दर्शक हमें बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कितनी सीटें जो है, किसकी बात सत्य है, कितनी सीटें भाजपा जीत रही है, कितनी सीटें जो है कांग्रेस जीत रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें भाजपा के खाते में आने वाली है और कितनी कांग्रेस के खाते में। तो इसी तरह की विश्लेषण के साथ फिर हाजिर रहेंगे, क्योंकि 4 जून का भी समय है। फिर से इसी तरह से हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीरेंद्र जी। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।